वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर बंशीलाल, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य और भाषा प्रश्न पत्र में आज हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने आदिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की थी। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पहला जो काल है, काल विभाजन के अंतर्गत जो पहला काल है आदिकाल, आदिकाल के सीमांकन, आदिकाल के नामकरण, राजनीतिक स्थितियां, आदिकाल की धार्मिक स्थितियां कैसी रही, सामाजिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो किस तरीके की परिस्थितियां थी, सांस्कृतिक दृष्टिकोण और साहित्यिक परिस्थितियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का पहला कवि किसे माना जाए। उसके अंतर्गत हमने यह चर्चा की थी कि बहुत से विद्वान हैं, वो अपने अपने तरीके से, अपने अध्ययन से, अपने विवेक से, अपने शोध से अलग अलग कवि को आदिकाल का पहला कवि मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन सरहपाद को मानते हैं, और यदि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मान ले तो हिंदी साहित्य के आरंभ की जो सीमा है उसे हम 8वीं शताब्दी मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सरहपाद का जो समय है वो 769 ईस्वी अर्थात 8वीं शताब्दी माना है। ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह इस मत से सहमत है। दूसरा पक्ष उन विद्वानों का है जो हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों से मानते हैं। इस मत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम लिया जाता है। मुंज और भोज के समय 993 ईस्वी से पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में मानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन हैं, जिन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी मानी है, और मिश्र बिंदुओं ने उन्हें उनके इस विचार को स्वीकार किया है। उन्होंने 1389 ईस्वी आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की जो अंतिम सीमा है वो 1318 ईस्वी तक मानते हैं। डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल उसे 1343 ईस्वी तक ले जाते हैं, किंतु डॉक्टर राम कुमार वर्मा शुक्ल जी से सहमत है। आदिकाल के नामकरण की जो समस्या है, इस संदर्भ में विद्वानों ने अपने अपने तरीके से, अपने विवेक से, अपने शोध से, अपने अध्ययन से आदिकाल का नामकरण किया है। जहाँ तक विद्वानों द्वारा आदिकाल के नामकरण की बात है तो ग्रियर्सन चारण काल कहते हैं, मिश्र बंधु आदिकाल को प्रारंभिक काल कहते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर रसाल आदिकाल कहते हैं, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल कहते हैं
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदिकाल को वीरकाल कहते हैं। तो ये विद्वानों ने अपने अध्ययन से नाम दिए हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। वस्तुतः काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन ही है, किंतु उनका जो आदिकाल का नाम दिया हुआ है, उन्होंने चारण काल नाम दिया था, उसे अधिकतर विद्वान उपयुक्त नहीं मानते, क्योंकि इस काल का समय जो है वो 643 ईस्वी तक पीछे चले गए हैं। तो उस समय तक किसी चारण रचना या चारण प्रवृत्ति की रचना का वे उल्लेख भी नहीं कर सके। ग्रियर्सन के पश्चात मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद में 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल से उन्होंने जो मत दिया है उस मत से सहमत है, लेकिन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी द्वारा दिए गए नाम से सहमत नहीं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल इन दो खंडों में विभाजित किया है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि राहुल जी ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे वीरकाल कहते हैं। अब सारांशतः यह कहा जा सकता है कि आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है, और जो एक काल विशेष की जो साहित्यिक परंपराएं होती है, इतिहास की जो भाषा है, भाव है, विचार शक्ति है, शिल्प है, ये तमाम जो बातें हैं, जो विषय वस्तुएं हैं, इस संदर्भ में यदि सोचा जाए तो आदिकाल नाम उपयुक्त है, क्योंकि इन तमाम अंगों उपांगों से आदिकाल की पृष्ठभूमि का बोध होता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि आदिकाल नाम ही उपयुक्त है। आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में यदि समझा जाए तो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों के बारे में बात की जाए, राजनीति के क्षेत्र में वह जो समय है, यदि आदिकाल की अवधि को हम 769 ईस्वी से 1418 ईस्वी तक माने, तो यह जो समय है वो वर्धन सम्राट हर्षवर्धन का समय, और उस समय विदेशी आक्रमण, तत्पश्चात हर्षवर्धन की मृत्यु ने भारत की जो संगठित सत्ता है उसके खंड खंड हो जाने, ये तमाम जो परिस्थितियां हैं आदिकाल को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। लेकिन अधिकतर विद्वानों ने इस बात को भी सामने लाया है कि सम्राट हर्षवर्धन का जो दरबार है वो संस्कृत के कवियों और पंडितों से भरा रहता था। अपभ्रंश और जनभाषा के कवियों को उस समय कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वे बाहर से बुला बुलाकर अनेक ब्राह्मण वंशों को दान दे देकर काशी में बसा रहे थे, और संस्कृत को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन मिला था। धार्मिक स्थिति की यदि हम बात करें तो उस समय धार्मिक वातावरण शांत था। 6ठी शताब्दी तक जो देश का धार्मिक वातावरण है वो शांत था। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में परस्पर मेलजोल बढ़ने लगा था।
7वीं शताब्दी के बाद की यदि हम बात करें तो देश की धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन प्रारंभ हो गया। आलमबार और नायमबार संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर एक धार्मिक आंदोलन लाए और इसी के साथ ही 642 ईस्वी में जब वेनसांग ने दक्षिण भारत की यात्रा की तो वहां बौद्ध धर्म के पतन की झलक पाकर वह दुखी हुआ। वैष्णव मत के संदर्भ में यदि बात की जाए तो वैष्णव धर्म अधिक प्रतिष्ठित नहीं था। जनता में या तो जैन मत सम्मान पा रहा था या फिर शैव मत, और वैष्णव आंदोलन 12वीं शताब्दी तक तीव्र होने लगा था और शैव आंदोलन ने भी एक नया रूप ले लिया था। देशव्यापी धार्मिक अशांति के इस काल में एक बाहरी धर्म इस्लाम का प्रवेश भी कम महत्व नहीं रखता है। जैन धर्म पौराणिक आख्यानों को नए ढंग से गढ़कर जनता की आस्थाओं पर नया प्रभाव जमा रहा था और वैष्णवों की धार्मिक कथाएं जैन कथाएं बनती जा रही थी। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त हो चले थे तथा यह कहना कठिन हो गया था कि किसी धर्म की निश्चित साधना पद्धति का स्वरूप क्या है। अद्वैतवाद का प्रचार उत्तर भारत को एक नई प्राणवायु दे रहा था। रामानुज, निम्बार्क आदि आचार्यों ने ज्ञान और भक्ति प्रधान आध्यात्मिकता का प्रचार किया। तात्पर्य यह है कि आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां अत्यंत विषम तथा असंतुलित थी। आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियों में विषमता भी है और संतुलन की भी कमी है। तो जनमानस पर इसका गहरा असंतोष था, क्षोभ था और एक किम कर्तव्य मूल स्थिति बनी हुई थी। तो तत्कालीन कवियों ने अपने तरीके से खंडन मंडन, हठ योग, वीरता, श्रृंगार इत्यादि विषय वस्तु पर कुछ न कुछ लिखने का प्रयास किया, साहित्य लिखा। सामाजिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो जनता शासन तथा धर्म दोनों की ओर से निराश्रित होती जा रही थी और युद्धों के समय तो उनका शोषण होता ही था। जाति पाति के बंधन कड़े होते जा रहे थे, शोषण किया जा रहा था और जो नारी की स्थिति है वो अत्यंत दयनीय थी। साधु सन्यासियों ने शाप, वरदान, मंत्र, टोटके इत्यादि ये भी कुप्रथाएं प्रचलित थी। तो कवियों ने तत्कालीन परिस्थिति परिवेश के अनुसार काव्य रचना की, सामग्री भी जुटाई और उन्होंने सामाजिक परिवेश को देखते हुए, समाज को देखते हुए ये तमाम जो बातें हैं अपने साहित्य के माध्यम से उजागर की। सांस्कृतिक परिस्थिति के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो हिंदी साहित्य का आदिकाल उस समय आरंभ हुआ जब भारतीय संस्कृति उत्कर्ष के चरम शिखर पर आरूढ़ हो चुकी थी। भारत में मुस्लिम संस्कृति के परिवेश के समय यहाँ की विभिन्न जातियों, मतों, आचारों, विचारों आदि में दीर्घ काल से चली आ रही समन्वय की एक व्यापक प्रक्रिया पूर्णता को पहुंच रही थी। संगीत कला, मूर्ति, चित्र आदि कलाओं में भी वह अपनी धार्मिकता की ही अभिव्यंजना करता था। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक अरब इतिहासकार अल बरूनी ने भारतीय कलाओं में धार्मिक भावनाओं को ऐसी व्यापक अभिव्यक्ति देखकर अपनी बात कही है। वो कहते हैं कि हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके हैं। मुसलमान जब उन्हें मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे न तो उनका वर्णन ही कर सकते हैं और न वैसा निर्माण कर सकते हैं। चित्रकला के क्षेत्र में इस काल के अंत में जो थोड़ा बहुत कार्य हुआ उस पर भी मुस्लिम प्रभाव पाया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कर्ष
प्राप्त निजी परंपरा के राज तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है। साहित्यिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। प्रथम धारा जो संस्कृत साहित्य की थी, दूसरी धारा प्राकृत अपभ्रंश की थी और जो तीसरी धारा थी वो हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपभ्रंश साहित्य, उसकी पृष्ठभूमि और प्रभाव। आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी। संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था, किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली है। अपभ्रंश साहित्य और अपभ्रंश कवियों की यदि बात की जाए तो उसमें कवि स्वयंभू का नाम प्रमुख रूप से लिया गया है। इनका समय 783 ईस्वी के लगभग माना जाता है और जैसा कि आदिकाल के कवियों के नामकरण जन्म मृत्यु के संदर्भ में विवाद है, ठीक उसी प्रकार से स्वयंभू के मृत्यु काल, जन्म स्थान आदि के बारे में ज़्यादा सामग्री प्राप्त नहीं हो सकी है। डॉक्टर जैन कर्नाटक प्रदेश के निवासी इन्हें मानते हैं और पौमचरियो, रिठ्ठणैमीचरियो तथा स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथ मानते हैं। इसी श्रृंखला में यदि बात की जाए तो अपभ्रंश के दूसरे प्रमुख कवि पुष्पदंत है। 10वीं शताब्दी इनका समय है और शुरुआत में इनकी विचारधारा शैव थी, किंतु बाद में ये जैन विचारधारा से प्रभावित होकर के जैन हो गए। महापुराण अणय कुमार चरियु तथा जसहर चरियु इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और ये शुद्ध रूप से धार्मिक रचनाएं हैं। इसके साथ ही इनका जो काव्यत्व है उसके संदर्भ में यदि बात की जाए तो प्राकृतिक सरस सौंदर्य का अत्यंत निकट से ये साक्षात्कार करते हैं अपनी रचनाओं में। शुद्ध धार्मिक भाव से लिखी गई इनकी रचनाएं हैं ये। इसी श्रृंखला में जो तीसरे प्रमुख कवि है वो उनका नाम है धनपाल और 10वीं शती में इन्होंने भविष्यता कहा की रचना की। अपभ्रंश के ही समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिन्होंने संदेश रासक की रचना की। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिन के विरह की कथा है। कवि ने उसका नक्षिक वर्णन तथा पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भाव भूमि पर चित्रित करके काव्य को और अधिक बहुत ज़्यादा गंभीर मार्मिक बना दिया है। इसी संदर्भ में हम बात करें तो आदिकाल के वर्गीकरण की यदि बात की जाए तो आदिकाल
का जो वर्गीकरण उपलब्ध सामग्री के दो रूपों से प्रभावित है। प्रथम वर्ग में वह रचनाएं आती है जिनकी भाषा तो हिंदी है, परंतु वह अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त नहीं है। और द्वितीय प्रकार की रचनाएं वे है जिनको अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से आदिकाल का जो वर्गीकरण हम करते हैं, तो उसके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं। तो आदिकाल की जो तमाम सामग्री जिसका है जो हमने अध्ययन किया है, तो सुविधा के लिए हमने आदिकाल की सामग्री को निम्न वर्गों में बांटा है, जिसके कारण हम आराम से अच्छे तरीके से आदिकाल को समझ पाएंगे। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की जो रचनाएं हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। सिद्ध साहित्य है, श्रावकाचार, नाथ साहित्य, राउल वेल गद्य पद्य, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, भरतेश्वर बाहुबली रास, हमीर रासो, वर्ण रत्नाकर, ये अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचनाएं हैं। और निम्नांकित रचनाएं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं मानी जा सकती है, जिसके अंतर्गत खुमान रासो है, ढोला मारूरा दुहा, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयक जस चंद्रिका, चंदन बाला रास, स्थूलिभद्र रास, रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ रास, वसंत विलास और खुसरो की पहेलियाँ। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आदिकाल में जो उपलब्ध सामग्री है, साहित्यिक सामग्री के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अध्ययन से, अपने शोध से निम्नांकित वर्गों में आदिकाल के साहित्य को विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, नाथ साहित्य है, रासो साहित्य है, लौकिक साहित्य है और गद्य रचनाएं हैं। तो इससे आगे के वीडियो में हम ये जितने भी वर्गीकरण हैं, इसके अंतर्गत कौन से प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने किस प्रकार का साहित्य लिखा है, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, इत्यादि तमाम विषय वस्तुओं पर अपनी बात रखेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।